Americans have never trusted the Saudis. Now, Saudi Arabia's main aim is to start the process of developing nuclear capabilities through the route that everybody has followed. शुरू में जोश में आके उन्होंने कहा कि हम आपको वही डील देंगे, जैसी भी डील देंगे जैसे उन्होंने ईरान को साथ JCPOA में मानी थी। जब पॉलिटिकल प्रेशर आया और उन्होंने देखा कि इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, देन ऑल द प्रॉब्लम। तो फिर ये डील नहीं होगी, ऐसा माने? नहीं। अभी आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो आपने नहीं पूछा पर मैं जवाब दे रहा हूँ, वो है कि वो डील करी क्यों? इजराइल को मैनिपुलेट कराया जाएगा। ईरान विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। बाद में आप एडिट करना चाहे तो कर देना। ये आदमी जो आपके सामने बैठा उधर था जब टेस्ट हुआ था जहाँ पे, तो हम वाजपेयी साहब को लेके गए थे वो क्रिएटर के पास दिखाने के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह अड़े हुए थे बतौर प्रधानमंत्री कि देश के भविष्य के लिए ये डील सबसे सही है। His greatness lies in the fact that he gave this country a independent, functional nuclear weapons program. तो बेस्ट डील थी वो हमने जो की। उससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती। कि भारत के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, पाकिस्तान के पास इतने हैं, पाकिस्तान के पास ज्यादा दिखते हैं, कई बार हमारे पास कम दिखते हैं। उसने कैपेबिलिटी बना ली है कि वो 0 to 2750 तक पाया और उसको आगे ले जा रहा है। ये 2750 इजराइल को भी कवर करता है। जापान विल ऑल्सो हैव अ कंट्रोल ओवर दैट न्यूक्लियर वेपन। ओहो। चीन साउथ कोरिया से नहीं डरता और जापानीज से डरता है। बाईस जुलाई की बात है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने घोषणा की, कहा कि हम सऊदी अरब के साथ एक डील साइन करने जा रहे हैं। सबने पूछा कि इस डील से होगा क्या, तो बताया गया कि अमेरिका सऊदी अरब की मदद करेगा उसके सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। बदले में अमेरिका को सऊदी अरब पैसा देगा। यह भी कहा गया कि सऊदी अरब अब पारंपरिक ईंधन से हटना चाहता है क्योंकि उसके पास अपना एक मिशन 2030 है, तो इसके लिए बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत ये सारे ऑपरेशंस करना चाहता है और इसमें उसका दोस्त अमेरिका साथ देगा। लेकिन अगले ही दिन ट्रंप साहब ट्रुथ सोशल पर आ गए, जहां वो असली घोषणाएं करते हैं, मन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि डील तो हो गई, लेकिन अंजाम तक तब पहुंचेगी जब सऊदी अरब डिप्लोमेटिक रिलेशंस शुरू करेगा इजराइल के साथ, यानी कि अब्राहम अकॉर्ड की बात वो करने लगे। उसके बाद तो चौतरफा कंफ्यूजन फैल गई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये डील हुई तो एक तरह से रेस शुरू हो जाएगी मध्य एशिया में कि सब बनाने लगेंगे परमाणु बम। ईरान तो उसकी होड़ में था ही। कुछ कहने लगे ये डील होगी ही नहीं, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड कैसे साइन करेगा सऊदी अरब। तो बहुत सारे सवाल हैं, ना ये डील सिंपल है ना ये मामला सिंपल है। बहुत सालों से अटकी हुई थी ये डील। इन सब पर बात करने के लिए हमने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो इस टॉपिक के लिए एकदम मुफीद है। हमारे साथ 71 की जंग में शामिल रह चुके और उसके बाद न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपर्ट के तौर पर अक्सर दिखाई देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर अरुण सहगल हैं। आपने 36 साल सेना में सेवा दी और आप आज फोरम फॉर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स नाम के एक थिंक टैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। PhD है आपकी स्ट्रेटेजिक स्टडीज पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो बहुत बहुत स्वागत है सर पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स। थैंक यू सर। आपको इस विषय पर ज्ञान देते हमने बहुत जगह देखा, हमने सोचा आमने सामने लेंगे आज और मौका भी ऐसा ही आया कि ये वॉर अब लंबी खिंचती जा रही है, तो उसमें रोज तो कोई नया अपडेट नहीं है, लगभग एक जैसी बातें हैं। पर इस बीच ट्रंप ने मौका दिया कि थोड़ी सी फैलकर बात हो कि एक्चुअली ये जो हम दूर दूर से, हम जैसे लोग दूर दूर से देखते हैं परमाणु शक्ति संपन्न कोई देश हो गया या सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे हैं किसी के, ये होते क्या हैं, कितना अंतर है, कितनी जरूरी है बातें, क्या ये कोई आड़ है कि हम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएंगे, नीचे नीचे कुछ और कर लेंगे। तो इन सब पर खुल के बात करूंगा। लेकिन सबसे पहला सवाल जो थोड़ा बेसिक है
1-2-3 एग्रीमेंट कहा जा रहा है इसे, जो ये डील है, तो दुनिया भर के लिए सिग्निफिकेंट कैसे है? देखिए 1-2-3 एग्रीमेंट जो बेसिक एग्रीमेंट जो अमेरिका करता है, कोई भी पीसफुल न्यूक्लियर डील करता है फॉर पावर जनरेशन, उसको 1-2-3 एग्रीमेंट कहते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के लिए जो होता है कि 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है। एक ज़रूरी बात होती है कि सेफगार्ड्स क्या हैं, और दूसरा है कि न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कहाँ कंट्रोल होगा। अभी अगर आप इस डील को ईरान के साथ जोड़ के देखें, ईरान JCPOA के अंदर उसको 6% का था, अप टू 6% ऑथराइजेशन था, और ईरान को अपना न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की अनुमति दी थी अंडर IAEA सेफगार्ड्स। जी। नाउ जब ये डील उन्होंने साइन करी है, जो डील करी है, हालांकि इसका एक बैकग्राउंड है, वो मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि आपने सवाल में से डायरेक्ट ये पूछा। तो इसके अंदर जो है वो अमेरिका जो है शुरू में जोश में आके उन्होंने कहा कि हम आपको वही डील देंगे, जैसी भी डील देंगे जैसे उन्होंने ईरान को साथ JCPOA में मानी थी, 6% प्योरिफिकेशन एंड यू विल भी अपना करेंगे, आप यू विल डू योर ओन डेवलपमेंट ऑफ योर ओन फ्यूल। बट जब पॉलिटिकल प्रेशर आया और उन्होंने देखा कि इसके अंदर प्रॉब्लम आने वाली है, देन ऑल द प्रॉब्लम जो आपने बोली प्रिलिमिनरी में वो आनी शुरू हो गई। अभी आपका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है जो आपने नहीं पूछा पर मैं जवाब दे रहा हूँ, वो है कि वो डील करी क्यों। ओके, अभी आप जाइए जून में नहीं जाइए, आप अप्रैल में जाइए और मई में जाइए, जब ईरान अटैक कर रहा था गल्फ स्टेट्स को, तो आप लिटरेचर सर्वे करके देखेंगे कि टाइम आया कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम आपको अपना बेसिस इस्तेमाल करने नहीं देंगे, वी विल नॉट अलाउ यू टू यूज योर आवर बेसिस बिकॉज वी डू नॉट वांट टू बी अटैक्ड बाय द इरानियंस। सो इरानियन थ्रेट हैड बिकम परमानेंट। और बीच में ये भी खबरें आई कि जब वो पीस डील की तरफ मूव कर रहे थे अमेरिकन एंड ईरानियन, सऊदी अरेबिया वाज कीन कि जी आप जो है अपना जो काम शुरू किया है ईरान के साथ उसको ख़त्म कर लो। क्या बात है? बात ये है कि देयर आर 2 टाइगर हैं पूरे गल्फ स्टेट्स के अंदर। एक है शिया टाइगर, वो है ईरान विद इज प्रॉक्सीज, ओके, हुती हुए, हमास हुआ, सब उधर इराक में हुए, हिजबुल्लाह सब हुए, वो उनके प्रॉक्सीज हैं। ये है ये सुन्नियों का टाइगर है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सुन्नी स्टेट इन द गल्फ रीजन, अंडर हुज अम्ब्रेला ऑल द अदर सल्तनेट्स ऑपरेट etc. and he is by and large seen as a protector and the largest state. Now they suddenly find that as the war has progressed, ये हो रहा है कि ईरान जो है is becoming stronger and stronger. It is taking a lot of beating, but it has a huge amount of resistance, okay, and perseverance to take the pain. और अगर ऐसा ही चलता रहा तो whatever happens in next 5, 6, 8, 10 months, etc., or whatever the new architecture of Middle East comes about, Iran will be a very important player and then Iran will dominate the region. अच्छा. So Saudis at this time turned around and felt that हमारे को भी न्यूक्लियर चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप वाज पाकिस्तान के पास गए, पाकिस्तान से उन्होंने दोस्ती करी. आई मीन दे हैव यू नो देयर इज एक डिवीज़न उनकी है और वो राहिल साहब उधर बैठे हुए हैं उनके कमांडर बन के, पुराना चीफ, और उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन कर लिया. सो वट एवर इज कॉल्ड, आई कीप फॉरगेटिंग हिज नेम, एग्रीमेंट विद पाकिस्तान. और उन्होंने कहा वी विल प्रोवाइड यू एक्सटेंडेड डिटरेंस टू, दैट इज स्टेप 1. इन बिटवीन अभी क्या होना शुरू हुआ, जैसे ही ये लड़ाई
जो है आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है. Iranians and Russians, Russians and Chinese have become major player. आपको याद होगा यूक्रेन के ऊपर जो डील थी, रशिया के और यूक्रेन की जो मीटिंग हुई थी और रशियन और अमेरिकन की मीटिंग हुई थी, वो सऊदी अरेबिया में हुई थी जी. सो सऊदी अरेबिया हैड बिकम अ बिग peacemaker and a player in the region. वो ऐसा नहीं करता, वो he wants to be seen in public eye that I am an important player in the region. He was feeling left out. ईरान जो सऊदी अरेबिया है वो एक लेफ्ट आउट फील कर रहा है. तो अभी क्या हुआ, एज अ उसकी फीलिंग को सर्च करने के लिए, उनकी फीलिंग को उनको जो रखने के लिए उन्होंने कहा कि हम आपको ये डील देंगे. ओके, ये डील का मतलब ये है कि आप जो है अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर सकते हो, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, और साथ में उसके जो एडवाइजर्स हैं, सैडली मिनिस्ट्री जो एनर्जी सेक्रेटरी है वो इज़ नॉट द मेन चैप, बट एक चीज़ आपको बताऊं, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है अमेरिका में, वो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल करता है जी. ये मोस्ट लोगों को पता नहीं है. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के अंडर ही आते हैं सारे न्यूक्लियर वेपन्स. अच्छा, क्या हुआ उसके साथ ये पूरी बातचीत होके, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ऑफर करेंगे. लेवल ऑफ ऑफर दी अदर जो आपने बोला कि आज हमने कहा मैं पूरी डील हुई है, अगले दिन कहा कि मैं अब्राहम अकॉर्ड करूँगा, वो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस है उनकी, अमेरिकन्स की. अच्छा, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस ये हैं कि they believe that they can push any agenda at any time which will be viable by the world, and we have the power of retraction because we are strong enough, we can retract. But उसके साथ कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस डील के साथ एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लिंक है, वो है इजराइल. नाउ अंडर नो सर्कमस्टांसेस वेस्ट कैन allow undermining of Israeli military and nuclear capacities and capabilities. और यही जो चीज़ है, यही चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो टाइमिंग के बारे ये था कि इस समय जो है सऊदी अरेबिया वाज फीलिंग लेफ्ट आउट. सऊदी अरेबिया, अभी आप देखें, अभी भी जो सेकंड फेज शुरू है आफ्टर द साइनिंग ऑफ द पीस अकॉर्ड, उसके अंदर भी शुरू में उन्होंने कोई टारगेट नहीं किया, परंतु अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया को फिर टारगेट किया है, उनका मेन बेस को, और KC-135 जो उनका है उधर ही उन्होंने मार गिराया था, अमेरिकन KC-135. सो लॉन्ग एंड शॉर्ट ये है कि इट वॉज इन माई ओपिनियन अ सॉप. उनको मतलब कि उनको भाई साहब आप इम्पोर्टेंट हो, आप वी आर देयर, एंड टू प्रिवेंट सऊदी अरेबिया फ्रॉम बिकमिंग a partner with either China or Russia. बिकॉज एक सडलिटी जो हमारी प्रेसों में नहीं आ रही है और जो मीडिया इतना कवर नहीं कर रहा, वो सडलिटी ये है कि बोथ चाइना एंड रशिया हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ वेरी मेजर रोल सिमिलर टू द रोल विच द अमेरिकन्स हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम बिहाइंड इन द यूक्रेन वॉर. दे आर रिटर्निंग द कार्ड टू द अमेरिकन्स by supporting Iran and other proxies in this situation, providing technical data, electronic data and other data. So ये कहानी है इसके लिए, और that is why this sudden announcement, it was in the pipeline for a while, but the sudden announcement, और announcement के बाद उसने जो किया है वो आप आगे सवाल पूछेंगे, उसका फिर मैं जवाब दूंगा. I hope this sort of clarifies some issues बिल्कुल from perspective. तो जो मुझे समझ में आया उसमें एक दो बातें अब ये हैं कि पहला, लेफ्ट आउट फील करते हुए सऊदी अरब को एक तरह से समझाया गया है कि आप हमारे मित्र हैं, नाराज मत होइए, हम आपके साथ हैं, लीजिए ये डील ले लीजिए. एक चीज. दूसरी चीज, इस डील के तुरंत बाद वो जो प्रेशर है जो प्रो इजरायली ग्रुप्स हैं उनका बढ़ा, और उसके चक्कर में ट्रम्प को ये बात कहनी पड़ रही है कि भाई डील वील तो होगी, हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन आप ये जो अब्राहम अकॉर्ड है इस पर भी तो सहमति दे दीजिए. तो सर, अगर सहमति नहीं मिली, जो मिलती दिख नहीं रही, तो फिर ये डील नहीं होगी, ऐसा माने? नहीं, ऐसे है कि इजराइल
को मैनिपुलेट कराया जाएगा, अच्छा। मनाया जाएगा, और सऊदी अरेबिया को भी मनाया जाएगा कि कितनी दूर तक आप चल सकते हो कि नहीं चल सकते हो। इसके अंदर प्रॉब्लम है 2 स्टेट सोल्यूशन और पैलेस्टीन की। ओके, उस सोल्यूशन के बारे में अभी उसने वो बना दिया कि वो गाजा में वो क्या बना दिया कि वर्ल्ड क्या बनाया उसने, जो वो वर्ल्ड पीस वाला वो उसका। तो आइडिया बेसिकली इज कोई जुगाड़ किया जाएगा, उस जुगाड़ के अंदर कोई 2 स्टेट सोल्यूशन का कोई आंसर ढूंढा जाएगा और इजराइल को मनाया जाएगा, और अब्राहम अकॉर्ड के लिए तो ज़्यादा लंबा रास्ता है, परंतु जो बेसिक इशू जो है कि यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो सऊदी अरेबिया में होगा, वो अभी भी जो अकॉर्ड कहता है वो अंडर अमेरिकन्स करेंगे इन सऊदी अरेबिया। तो वो जो इशू है वो आप देखिएगा आगे चल के शायद उसके ऊपर कोई सहमति हो जाए। ठीक है, अच्छा, डील हो गई। वैसे मैं आपसे भी पूछूंगा कि 1, 2, 3 एग्रीमेंट एक्चुअली होता क्या, मतलब इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्योंकि भारत के साथ भी एक डील हुई थी अमेरिका की। 1, 2, 3 होता है। हाँ, मैं उस पर आऊंगा, पर मुझे बताइए, अगर हम ये मान लें कि डील हो गई, तो क्या इसे चाइना और रशिया इन दोनों के लिए एक चोट कहा जाएगा? वो थोड़ा पिछड़े हैं। नहीं, वो बात नहीं है। अभी प्रॉब्लम ये है कि रशिया ने जो न्यूक्लियर डील करी है, कोई भी बाय एंड लार्ज हमारे साथ ही करी है, और 1-2 से मेरे ख्याल उज़्बेकिस्तान वगैरह में कहीं होंगे, सेंट्रल एशिया में, मेरे को इतना याद ज्ञान नहीं उसके बारे में। हमारे साथ है रशिया, हम ही लेते हैं उनसे। चीन ने किसी के साथ नहीं करी अभी तक, ठीक है, और चीन ने पाकिस्तान के साथ भी नहीं करी है। ओके, हालांकि पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है। तो यस, अगर आप जियोपॉलिटिक्स देखें, लेट्स पुट इट दिस वे कि एक अपॉर्चुनिटी उभरी थी जिसमें अमेरिका वीक हो गया था, ठीक है, ईरान स्ट्रांग रहा है, ईरान ने अपनी कैपेसिटी बना के रखी है, अपनी क्रेडिबिलिटी बना के रखी है, डोमिनेशन बना के रखी है। अमेरिका वीक हो रहा था, और उसके अंदर जो है चाइना could have entered into the game and by becoming a strong partner of सऊदी अरेबिया। इसके अंदर सिर्फ प्राइज एक ही है, सऊदी अरेबिया, बाकी कोई प्राइज नहीं है। तो उसके अंदर वो प्राइज जो है वो बचाने के लिए अमेरिकनों ने ये किया है। अभी क्या होगा, इजराइल जो है वो इज सीन एज अ वेस्टर्न प्लेयर प्लांटेड इन Gulf. Okay. Saudi Arabia is the highest level of Sunni country, seat of the Muslim Ummah, etc. Medina, Makkah, Medina, दोनों सबसे मुक़द्दस जगह वही हैं। So they are the purest of the pure. Now, if they support the West, the re-establishment of American power and influence in West Asia becomes that much easy. And it becomes a counter to an Iranian capacities and capabilities in which it might try to become a hegemon of this thing. So it is basically to ensure that the Sunni predominance in the Gulf is not undermined by these developments, which are coming out of the fact that the Iran has not been totally defeated. Iran remains a strong player, and it continues to using its proxies throughout the whole region. So ये कहानी है साहब। So it's game of geopolitics in which nuclear deal is one player, एक मोहरा है, इस जियोपॉलिटिकल गेम का एक मोहरा है ये डील। 1, 2, 3 एग्रीमेंट, इसके अंदर क्या सुविधा देता है अमेरिका? अब मेरे को डिटेल नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा, मैं को भूल गया हूँ। इसके अंदर बेसिकली ये होता है, 1, 2, 3 के अंदर होता है कि आपको किस तरह से वो
सेफगार्ड मिलेंगे, आईईए की क्या रोल होता है, आप कितना लेवल तक आप वो एनरिचमेंट कर सकते हो, क्या आईईए इंस्पेक्टर कहाँ आएंगे, नॉन प्रोलिफरेशन के होते हैं, देयर आर थिक डिटेल्स। आई मीन आई एम सॉरी, ठीक है, आई विल नॉट से अ रॉन्ग ठीक थिंग है। व्हिच आई डोंट नो। नहीं, ठीक है। अब कहा तो ये जा रहा है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ावा मिलेगा सऊदी अरब में, लेकिन दुनिया ये चिंता कर रही है, जो मैं अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कहीं ये जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसमें ऐसा ना हो जाए कि ये बस एक आड़ बन जाए और सऊदी अरब भी उस रेस में शामिल हो जाए जिसमें ईरान था। ये जो डर है, इस डर में वाकई कोई वजन है? देखिए, जब कहते हैं ना मंजिल पे पहुंचना होता है तो पहली सीढ़ी से चढ़नी पड़ती है ना। सो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा मैं साइड में आकर समझाता हूँ आपको। वी आर इन व्हाट इज कॉल्ड थर्ड न्यूक्लियर एज। ओके, पहली न्यूक्लियर एज थी कि जब रशिया और सोवियत यूनियन और अमेरिका न्यूक्लियर पावर बने, तो उन्होंने एक बैलेंस ऑफ पावर बनाना शुरू कर दिया और कहा कि भाई दे हैड हॉटलाइन एट्सेट्रा, दे न्यू, उसका उनको पता था इसका मतलब क्या है, उन्होंने 3000 वॉरहेड बना लिए एट्सेट्रा, उसको कहते थे फर्स्ट न्यूक्लियर एज। और सो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का एक मादा था, उसके साथ दोनों जुड़े हुए थे और दोनों उसके साथ मतलब कि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन थे पर नॉन यूजेबल न्यूक्लियर वेपन, दोनों समझते थे और बड़ी थ्योरीज निकली उस समय। उसके बाद आई सेकेंड न्यूक्लियर एज। सेकेंड न्यूक्लियर एज के अंदर जो है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हुई, हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया और थोड़ी देर के बाद अपना नॉर्थ कोरिया बन गया न्यूक्लियर, और इजराइल हमेशा ही था उसके अंदर। और दूसरी क्या हुई, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट्स केम अबाउट। आप वो हुई इंटरमीडिएट न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी हुई, INR इंटरमीडिएट न्यूक्लियर रेंज मिसाइल ट्रीटी हुई, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी हुई। बेसिकली आइडिया वाज दैट आप इस गुस्से में आके न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल कर सकते, बी आप ऐसे वेपन इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं अप टू 2500 किलोमीटर, वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं कर सकते। उसका भी रीज़न ये है, वाई 2500 किलोमीटर, उसका रीज़न ये था कि अगर आप 2500 किलोमीटर, उसकी मिसाइल जो है फ्लाइंग रेंज होती थी 5 से 10 मिनट, तो उसके अंदर पिकअप करना, उस समय हमारे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं थी कि उसको पिकअप कर सकें। अगर आप ICBM इस्तेमाल करते तो ICBM का 15-20 मिनट का टाइम होता था, सो यू कुड टेक काउंटर एक्शंस एंड डील विद इट, और यू न्यू दैट अटैक इज़ कमिंग, सो आई कैन नॉट काउंटर अटैक। एक ब्लाइंड मैन बफ होता है, वो उन्होंने कैपेबिलिटी होती थी जो मैं रशियन ने किया था कि अगर मैं डिस्ट्रॉय भी हो जाता हूँ तो आई विल फायर वेपन्स विच विल डिस्ट्रॉय यू। परंतु अभी है थर्ड न्यूक्लियर एज। थर्ड न्यूक्लियर एज में क्या हुआ है, दो चीज़ें हुई हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि आपका जो रिएक्शन टाइम्स हैं वो बड़े कम हो गए। जो कमांड एंड कंट्रोल जो है वो बिल्कुल उल्ट मुँह से हो गए। You got information of such high levels, you can penetrate to such a great degree that the other guys don't even know how much you are aware of. So अगर आपने अभी देखा है कि चीन जो क्या कर रहा है, वो एक मिसाइल फॉर्म बना रहा है और सेपरेट करी जा रहा है मिसाइल्स को। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना इज कंसर्न्ड दैट preemptive attack can be launched on China by Americans by destroying their electronic systems, destroying their nuclear command and control. उसके साथ वो है वो उसको decapitating strike करके उसको नुकसान बना सकते हैं, जिससे चीन की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी में बहुत कमी होगी। सो एक तो वो हुआ, और दूसरा क्या हुआ है, यूक्रेन के बाद क्या हुआ है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स जो है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स वर पहले आउटसाइड द लिमिट ऑफ अटैक।
आपने देखा जारफोरिया को देखा आपने, और बाकी देखा, और अभी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पहले उस को पे हमला नहीं करते थे, अभी अटैक अब करना करते शुरू हैं, कर दिया है। हाँ। तो ये बात हो गई है। नंबर तीसरी बात ये हो गई है कि जितने भी अमेरिकनों ने अटैक किए हैं, एंड ऑल देयर वॉर्स इफ यू नोटिस हैव बीन इन द मिडिल ईस्ट। और एक वियतनाम में थी, और उस समय वो पुराना जमाना था। अभी नए जमाने की जितनी भी लड़ाइयाँ इधर हुई हैं, सब इधर ही हुई, एंड सब नॉन न्यूक्लियर पावर्स थे। अमेरिकन्स हैव ऑलवेज अटैक्ड अ नॉन न्यूक्लियर पावर। सो न्यूक्लियर वेपन्स is now deemed as a currency of deterrence. And if I am nuclear, I have nuclear weapons, you, however strong you may be, and I have the capability to strike you back, the other side will be worried. अभी आपने देखा, आपने मेरे साथ सवाल पूछा बेस्टियन डिफेंस का, मैं आपको जवाब दूंगा बाद में कभी भी आएगा। तो परंतु जो अभी उन्होंने जुलांग 3 टेस्ट की है, जुलांग 3 की कैपेबिलिटी ये है कि वो फर्स्ट आइलैंड चेन की जो लाइन है उसको बगैर क्रॉस किए वो मेनलैंड अमेरिका के ऊपर अटैक कर सकती है। सो उसकी इतनी रेंज है। और साथ ही साथ बाद में आप एडिट करना चाहे तो कर देना, पर तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास भी एक क्षमता है कि हम 8 से 10,000 किलोमीटर की रेंज की अग्नि 6 या अग्नि 7 जिसको भी आप बताना चाहते हैं, हम कर सकते हैं टेस्ट, परंतु हम नहीं कर रहे। हम नहीं कर रहे फॉर पॉलिटिकल रीजंस। ओके, सो इट इज डीम्ड एज कैपेबिलिटी अगेंस्ट अंकल। तो वो आप इसलिए दूर रहो तो अच्छा है। हाँ, उसको दिखाओ नहीं। हाँ, मतलब तुम्हारे पास है पर बता दो मत। आपको पता है आपके पास है पर दिखाओ नहीं। So coming back to the point, is becoming a currency of security. बस। So deterrence, nuclear deterrence does not stop conventional wars. I repeat, it does not stop conventional wars. हाँ, भारत पाकिस्तान लड़ी है। But they are limited and they are below nuclear threshold. और उसके अंदर जितनी मार्केटाई करनी है 8, 10, 15, 20 दिन करा के वापस आ जाओगे, फिर अपने सीमेंट लगा लो के फिर अपनी बिल्डिंगें दोबारा बना लो। परमाणु बम तो नहीं मारोगे। और दूसरी बात ये है कि जो आर्म्स कंपनी है उनको पैसा मिल जाता है। तो इट्स अ विन-विन kind of scenario, but it is for a country security a great deterrence. So इसी के पीछे ये सब पड़े हैं। Now Saudi Arabia's main aim is to start the process of developing nuclear capabilities through the route that everybody has followed, of starting commercial electric generation through nuclear power generation, getting enrichment facilities, and then moving on from there as the time grows. We do not know how the time grows, how it happens, who supports them, etc. etc. अगर आपने इस चीज़ के बारे में एक इंटरेस्टिंग 2 सीरीज़ की आ रखी है जियो हॉटस्टार में, इट्स कॉल्ड द अनडिक्लेयर्ड वॉर। वो साइबर के ऊपर है, उसको आप देखिएगा। वे इज ग्रिपिंग। साइबर मेरा दूसरा एरिया है, वो अनडिक्लेयर्ड वॉर। ठीक है, ओके सर। बहरहाल आपने जवाब दे दिया जो मैं सवाल पूछ रहा था उसका। तो कि भाई यही होता है, दस्तूर यही है कि पहले ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो पहले पे तो हो गया। मैं बहुत पहले किताब पढ़ रहा था, उसमें उसका नाम भूल गया, लेकिन उसमें उन कोशिशों के बारे में लिखा था जो पाकिस्तान ने की थी परमाणु बम बनाने के लिए। और उसमें जो कोशिशें थी वो ये थी कि पाकिस्तान हमेशा ये बताता था हर जगह जाके मुस्लिम ममालिकों में कि भाई हम इस्लामिक बम बनाना चाहते हैं, अकेले तो बस कह नहीं मारे, आप क्या मदद करोगे बताओ, आप क्या करोगे बताओ। तो गद्दाफी ने पैसा दिया, किसी ने कहा कि आप तक सामान पहुंचवा देंगे अपने जहाज में, और सऊदी अरब ने भी पैसा दिया था। अब ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं ये भुट्टो के वक्त की है। भुट्टो के वक्त से लेके अब तक जब सऊदी अरब पहला कदम उठा रहा है, काफी समय हो गया है, सऊदी अरब ने क्या बीच में कोई कोशिश नहीं की कि जब वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है कि तुम बम बना लो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, वो अपना कोई बम बना लेता। पैसा उस पर पहले से है, अमेरिका का साथ भी उसके पास पहले से है। इन सब देशों के साथ मिलके, जैसा मैंने आपसे सुना, सुन्नी देशों का प्रमुख है वो खुद कोई बम पहले क्यों नहीं बना पाया? कहाँ कमी रही? कमी नहीं रही। देखिए ऐसे है, पाकिस्तानी बम जो है, पाकिस्तान ने एक बम अपने आप नहीं बनाया।
पाकिस्तान को बम बनाने के अंदर मदद दी गई। नो, सेंट्रीफ्यूज की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ एट द जियोपॉलिटिकल लेवल। बोथ अमेरिकन्स वर कॉम्प्लिसिट एंड द चाइनीज वर कॉम्प्लिसिट। द अमेरिकन्स वर पेइंग देयर ड्यू बैक, okay, and the Chinese were looking at long term against a challenger in the region. Okay, so they were both complicit. तो उन्होंने उनकी मदद करी, बनने दिया। हाँ। और मेगाट्रॉन्स आए थे चाइना से, आपको पता होगा। ये भी कहते हैं लॉप नॉर में भी चेक हुआ था, और ये भी कहा नॉर्थ कोरिया ने भी उनकी मदद करी। ये सब बातें हुई जी। Unlike Pakistan, who was a strategic partner, who let's put it this way, shed blood in support of the Americans. बिल्कुल। Okay, बिल्कुल। and did everything on their doing. The Saudis were not the same way. A. B. Saudi was deeply penetrated power. Okay. The Americans have never trusted the Saudis. They want them as friends. They want them anything, but they have never trusted them. Not because the Saudis are not to be trusted. It is because of this strong Israeli lobby. उनके जो नेबर हैं वो उनको वो ट्रस्ट नहीं करने देते। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये हुतीज जो है हर तीसरे दिन आके इनके ऊपर बम कैसे गिरा के चले जाते हैं? मैं कोई जवाब नहीं दूंगा इसका। अभी सोचने की बात है कि सऊदी अरेबिया के पास इतने दुनिया में कितना सबसे ज्यादा हथियार वो खरीदता है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम उसके सारे जो है अमेरिकन कम्युनिकेशन सिस्टम उधर लगे हुए हैं। दे आर ऑल ट्रैकिंग इट। हाउ इज इट द हुतीज कैन अटैक द आर्मको रिफाइनरी डे इन एंड डे आउट, एंड एवरी सेकंड डे दे कम एंड अटैक देम एंड नोबडी नोज अबाउट इट? मतलब कोई चाहता है कि ये होता रहे। ये सवाल जो है ये सोचने वाली बात है। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। पर बात ये है कि जो है वो नज़र नहीं आता है, जो नज़र आता है वो शायद है नहीं। सो सऊदी अरेबिया जो है इज अंडर MBS is a very ambitious state. Yes. It is good thing. There are good strong partners of India. We are doing military exercises with them, everything. He is keen. He understands. Is ज़्यादा देर नहीं चलेगा. And you should see the desalination that the Saudis have done. They have produced thousands and thousands of acres of desert into green fields. We have to go and see. So it's not that Saudi Arabia is an ambitious power. Now it is how ambitious that power is, and where does that ambition of Saudi Arabia comes against resistance of the Israelis lobbies in the West is an issue that is a point of concern. So a lollipop here or a lollipop there or this thing there is. On the other hand, Saudis are also very clear. They can't. How much will China give? The ecosystem of the global ecosystem के अंदर China is not a projectionist power. चीन स्ट्रॉन्ग पावर है, चीन के पास मिलिट्री है, चीन के पास एक्सपोर्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। पर उसके बाद दुनिया में 360 बेसिस तो नहीं है ना। बिल्कुल। वो कैसे पावर प्रोजेक्ट कर सकता है? तो दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। And this is where when you talk about geopolitics, you talk about this thing, we have to take cognizance of this fact that कुछ भी हो, जिस टाइम अमेरिका अपना अंदरूनी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं कर लेता और जियोपॉलिटिकली आइसोलेट नहीं हो सकता, जो अभी जिसके आसार शुरू हो गए हैं उन्हें मिडिल ईस्ट के अंदर, वो क्रेडिबल प्लेयर रहेगा। और एक और चीज़ है कि यूरोप जो है जब भी उसके ऊपर विपत्ति आएगी और प्रॉब्लम आएगी, वो सिर्फ वाइट मैन बर्डन के हिसाब से वो एक्ट करेगा, वेस्ट में जाएगा और अमेरिका के पास जाएगा, वो उधर आएगा। द वाइट मैन बर्डन रिमेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबल पावर इन द ग्लोबल सिस्टम। बिल्कुल।
ये तो मैं ही मानता हूँ कि भाई कितना झगड़ा होता रहा आपस में इनका, हाँ, लेकिन आखिर में सब एक ही एक ही हैं। है बिल्कुल। आपके उनके लिए अफ्रीकन और ये अरब के लोग या एशियन, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, बिल्कुल ये सब इस मामले में एक है। ठीक है। तो आप तो कह ही रहे हैं कि भाई लॉलीपॉप है, इतना कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है, ये तो उसे करना ही था। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा था कि उन्होंने जो दे दिया वो दोनों की कंपल्शन है, दोनों की रिक्वायरमेंट है, और आगे जाके क्या होगा वो उसके लिए अभी हमें थोड़ा एनालिसिस और करना पड़ेगा। एक दो दिन में एनालिसिस नहीं होता, अभी आगे सारे देखने पड़ेंगे भी। हमारे नेट असेसमेंट में हम ट्रेंड देखते हैं साहब, ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पिछड़ गया है, कमजोर पड़ गया है, ये मान सकते हैं हम? साहब आप इंडिया वर्ल्ड में मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसके अंदर हमने ये लिखा था, मैं मेरे साथ मेरे कुलीग हैं, वो एक तरह के फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब है इंडिया के, हम दोनों ने इकट्ठा आर्टिकल लिखा था। तो हमारा ये था कि 2 things, Iran has the capability and technology to develop a nuclear weapon. It can go up to 85 to 86% Enrichment. Sorry, the word is enrichment. 86% enrichment. And then the second thing we said is that the destruction caused by the GBU, I'm talking about 2025 bombing, was not adequate to destroy their 400 kgs of enriched uranium. So, our assessment remains the same, that they may have lost some, but they would have close to about reasonably high level of enriched uranium available with them should they want to process a nuclear capability. And for processing the nuclear capability, they have the means which may not have been destroyed. Which may not have been destroyed. तो चाहे तो वो बना सकते हैं। तो कुछ लोग, सर मैं टोक कर पूछ रहा हूँ, ये कह रहे थे कि ईरान के पास हमेशा ये क्षमता थी कि वो चाहे तो बना ही लें, उन्होंने खुद को रोका ही हुआ था। जैसे कारण आपने बताया कि भाई हम भी 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर मार सकते हैं मिसाइल। बहुत सारे कारण होते हैं एक देश के पास कि वो कर तो बहुत कुछ सकता है, करता नहीं है, या करके बैठा होता है, बोलता नहीं है। क्या ईरान की कहानी में ऐसा कुछ है जो वो कहता नहीं है, बोलता नहीं है, लेकिन आप जैसे लोग जो लगातार इस सब विषय को पढ़ते हैं, बात भी करते हैं, मैं पॉडकास्ट में वो बहुत सारी बातें आपसे नहीं कह सकता जो आप पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मुझे बता रहे थे, पर आपको लगता है कि उनके पास है कुछ ऐसा, ईरान के पास वो कर सकते थे, उन्होंने बस किया नहीं है? See, Iran was deemed by the West, United States of America, and there was a concern of the Ayatollah Khamenei, जिसको decapitation में मारा गया है. He did not want to cross the Rubicon. So he said, what will I gain? I'm already a pariah state. I'll become even worse. और सैंक्शन लगेंगे मेरे ऊपर. ओके, सो मेरी समझ के अंदर वो ही वॉज अ वाइज मैन. ही सेड मैं कैपेबिलिटी रखूंगा, जब जरूरत पड़ेगी मैं बना लूंगा, पर मैं इसका करूंगा क्या. ओके. दूसरी चीज ये है सब कि एक न्यूक्लियर डिटरेंस वर्क्स एज लॉन्ग एज इट इज नॉट यूज्ड. सही बात. Moment it is used, it ceases to be a deterrent. Then it moves towards what is called mutually assured destruction. So आप हमारी भी कोई देखिए, अभी हमने नूर खान के अंदर देखी. नूर खान वॉज देयर स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी, उनके वेपन भी थे और वहाँ पे कमांड कंट्रोल भी सेंटर भी था. वो सब कुछ हुआ, सब कुछ बम, जो भी नुकसान हुआ उनका नुकसान हुआ, परंतु डिस्पाइट दैट एस्केलेशन डिड नॉट टेक प्लेस. सो हमें वो बोलते हैं हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, हम थ्रेशोल्ड स्टेट है, हम ये करेंगे वो करेंगे. स्टिल दे डिड नॉट डू इट. बट द इशू बेसिकली इज दिस, द सेम थिंग इज व्हेन इट कम्स टू पुशिंग द न्यूक्लियर बटन, पीपल आर रिस्ट्रेन्ड. बट
the restraint is of states which have got either political leadership, even religious leadership. Unfortunately, our neighborhood is moving towards a scenario where the control has now shifted to the military. Nuclear Strategic Command which has been created, उनके पास नेशनल कमांड अथॉरिटी होती थी जिसके प्राइम मिनिस्टर हेड होता था. अभी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक कमांड बन गई है जिसके अंदर एक 4-स्टार जनरल बना दिया गया है. वो कंट्रोल करेगा और वर्क्स डायरेक्टली अंडर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस. तो सिविलियन को हस्तक्षेप नहीं है उसमें? सिविलियन का कोई हस्तक्षेप नहीं है अंडर द न्यू अंडर 27th अमेंडमेंट उसके अंदर. और उसके अलावा है SPD जो है उनका, वो स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन जो है वो अंडर नेशनल कमांड अथॉरिटी होता था, परंतु चेयरमैन जॉइंट चीफ्स के स्टाफ के नीचे काम कर रहा था. उसका बॉस वो होता था, वो पैसे उधर से आते थे. वो भी हट गया है और वो SPD भी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के नीचे आ गया डायरेक्टली. सो इन शॉर्ट जो है एंटायर पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम, मैं इसके ऊपर पॉडकास्ट कर चुका हूँ. मैं आपको चाहिए आपको मैं पूरी अपनी प्रेजेंटेशन भेज सकता हूँ, पर तो वो जो है वो कंप्लीट जो है शिफ्ट हो गया. नो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वेयर देयर इज a political control or there is a perception that the people of my country are affected and it might affect my people, the after effects of a use of a nuclear weapon to my large population, the leaders are constrained by बचते हैं. उन्हें पता है हमारे देश पर असर पड़ेगा, आबादी पर असर पड़ेगा, नहीं करते. परंतु मिलिट्री लीडर्स के लिए किसी और तरह सोचते हैं. वो इज्जत का सवाल है ना, उम्फ की बात है, जीत मिलनी चाहिए. हाँ, तो वो इसलिए जो है ये तो ईरान ने आपको जो सवाल पूछा, ईरान डिड नॉट वांट टू क्रॉस. हिज फादर वाज वेरी क्लियर. अभी जो मुजतबा खमीनी है साहब हैं, इनके बारे में जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि I don't know in what state he is in, whether he is speaking or somebody else is speaking, we don't know. But they are IRGC people, leaders, are pushing the agenda of going in for a higher degree of enrichment, maybe. क्योंकि वही जो आपने कहा, IRGC के सोचने समझने का ढंग अलग होगा, खामनी साहब का थोड़ा अलग रहा होगा. वो पीपल सेंट्रिक है, ये तकाशाही सेंट्रिक है. दिमाग नहीं है, वो कर लिया जी एक बारी. परंतु प्रॉब्लम न्यूक्लियर वेपन की ये है कि इस्तेमाल करके उसको वापस अंदर नहीं डाल सकते. हो गया तब हो गया, अब इंतजार करोगे आप पे कब हो रहा है. आपने कर दिया तो अगर एग्जैक्टली. इसकी बड़ी थ्योरीज हैं, पर बाय एंड लार्ज द अंडरस्टैंडिंग इज एस्केलेशन मैनेजमेंट अंडर न्यूक्लियर कंडीशंस इज जीरो सम गेम. नहीं कर सकते. सर, नेतन्याहू की बहुत आलोचना हो रही है जब से इस डील की बात हुई है. इजराइल में लगभग हर राजनीतिक दल उनके खिलाफ है, क्योंकि इस डील को जाहिर है ऐसे देखा जा रहा है कि अमेरिका जो हमारा दोस्त है वो सऊदी अरब के करीब आ रहा है. तो क्या वाकई कोई जेन्युइन चिंता है, या फिर वहाँ क्योंकि चुनाव हैं अक्टूबर में होने हैं, ये उसे लेकर बस माहौल बना हुआ है? दोनों बातें हैं सर. बातें ये है कि वो इजराइल शोर तो मचाएगा ही, वो अनहैप्पी है. परंतु देखिए, जो ऊपर की स्टेटमेंट आती है ना, उनको नहीं देखना चाहिए. जो बीच की स्टेटमेंट्स आती हैं, जो कैंसेट में जो डिबेट्स होती हैं, जो वो होती है, उनको आप पढ़ोगे ना से, तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा उनकी थिंकिंग क्या है. दे आर रिजाइन टू द फैक्ट कि टुमारो और डे आफ्टर सऊदी अरेबिया will get this capability of enriching the uranium to acceptable degree to use it in their nuclear power reactors. The basic issue ड्रामा करने का मतलब ये है कि टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, दे आर नॉट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट. अब्राहम अकॉर्ड में क्यों लाना चाहते हैं? अब्राहम अकॉर्ड में ये आते हैं कि जो UAE के साथ वो ग्रैंड डैडी एग्रीमेंट है, और व्हाट इज द गोल्डन एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उस गोल्डन एग्रीमेंट के अंदर लाना चाहते हैं इन फेज 1.
So Israel is probably trying to say in phase 1, you will work like the Golden Agreement, in which you will get enriched uranium from outside for your power reactors. They will come and power the reactors. आप बिजली बनाइए, इस्तेमाल करिए. हाँ, मतलब यूएई ने 2009 में माना कि ना हम रिप्रोसेसिंग करेंगे, ना यूरेनियम एनरिच करेंगे, हमें मिलेगा एनरिच हुआ हुआ, हम यूज कर लें. और आइए के इंस्पेक्टर के नीचे आएगा वो. हाँ, पर ये सब कुछ सऊदी अरब वाली डील में नहीं है. नहीं, अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना. तो उन्होंने पहले तो डील कराने के लिए कर लिया. अभी डील साइन हो गई है. उसकी जो वर्डिंग है, अगर आप देखेंगे, जो ट्रम्प बाद में बोल रहा है, वो वर्डिंग जो है, वो जो डील के अंदर वर्डिंग है और जो ट्रम्प बोल रहा है, वो उसके अंदर काफ़ी मेल मिलाप होगा. वो एस्केप क्लॉज होंगे. ओके, उसके अंदर एस्केप क्लॉज होंगे, छूट देंगे, लिखित में भी देंगे. लिखित के भी उसको इस तरह से लिखा जाएगा, इंटरप्रिटेशन जैसे मर्जी कर लो. हाँ, सही बात है. सो इन दिस गेम इंटरप्रिटेशन बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग. चोर रास्ता देंगे अरब को. हाँ जी सर. ठीक है सर. तो ये तो मोटा माटी मैं 1 2 3 वाली पे बात कर रहा था. एक सवाल मुझे इस पे पूछना है, फिर कुछ और बात पूछूंगा. अक्सर हमारे जब एक्सपर्ट आते हैं और जब परमाणु बम वाली बात होती है और ये सब न्यूक्लियर पावर पे होती है चीज़ें प्रोग्राम्स पर, तो मैं पूछता हूँ कि भाई हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन एक डील हमने भी की थी अमेरिका से, और मनमोहन सिंह की सरकार उसमें काफ़ी अब गई तब गई जैसी सिचुएशन बनने पे आ गई थी और बहुत हंगामा हुआ था इस मुल्क में. लेकिन मनमोहन सिंह अड़े हुए थे बतौर प्रधानमंत्री कि देश के भविष्य के लिए ये डील सबसे सही है, और देश के बहुत सारे लोग केवल इसलिए तैयार हो गए थे मन में अपने कि ठीक है भाई, सरदार जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सही ही कर रहे होंगे. पर अभी बहुत सारे एक्सपर्ट से मैं पूछता हूं तो उनका कहना है कि जी उसका कोई फ़ायदा हमें तो दिखता नहीं है, कोई विजिबल नहीं है. की थी डील, वो तो इसलिए कर ली उन्होंने क्योंकि वो थोड़े प्रो अमेरिकन थे, ऐसी बातें हैं. पर आप जो हैं सही एक्सपर्ट है बताने के. मैं सही नहीं हूँ, पर मैं मेरी समझ में ऐसे है. हाँ, देखिए, आप डील के से जाने से पहले हालात देखिए क्या थे. 1998 में आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया. ओके, मैं बता दूं, ये आदमी जो आपके सामने बैठा उधर था जब टेस्ट हुआ था जहाँ पे. तो हम वाजपेयी साहब को लेके गए थे वो क्रेटर के पास दिखाने के लिए. एनीवे, वी वर बिकम अ पैरिया कंट्री इन द वर्ल्ड. सैंक्शन हमारे ऊपर चारों तरफ लगी हुई थी, सारा था, ठीक है. और उससे पहले 1991 में आपने देखा था कि हमने किस तरह से हमारे हालात थे, कंडीशन ख़राब होती जा रही थी. और दूसरी बात थी, हमारे को 2 चीज़ें करनी थी. एक तो सैंक्शन से बाहर निकलना था, और दूसरा अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाना था. बिल्कुल, न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाना था. तो हमने क्या किया, हम मान गए कि जो हमारा सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो बाइफरकेट कर लेंगे, सेफगार्ड्स ले आएंगे. आपने जितने सेफगार्ड लगाने लगा लीजिए, परंतु हमारा जो छोटा सा जो है हमारा वेपन्स प्रोग्राम है, उसको हम बाहर रखेंगे. ओके, छोड़ेंगे नहीं, बाहर रखेंगे. कर लीजिए बस. हाँ, ओके. जो हमारे को यूरेनियम चाहिए रिप्रोसेसिंग के लिए, हम उसका अपने आप करेंगे. हमने ये भी कहा कि जो हमारा जो वेस्ट निकल रहा है उसको भी हम सेफगार्ड के अंदर डालेंगे. बाय एंड लार्ज व्हाट वी डिड वाज वी एक्सेप्टेड टू सेपरेट द न्यूक्लियर फ्रॉम द सिविल, maintain the sanctity of the civil as per the IAEA safeguards, accepted all the safeguards, and ensured that my nuclear program remained untouched. So his greatness lies in the fact that he gave this country a independent, functional nuclear weapons program. तो बेस्ट डील थी वो हमने जो की. उससे अच्छी डील हो ही नहीं सकती. उससे अच्छी कोई डील हो ही नहीं सकती. तो सर वो देश को समझा नहीं पाए, फिर बस ये बात है. तो अभी ऐसे है कि पॉलिटिक्स में लोग बोल ज़्यादा जाते हैं, समझते कम है. लेकिन वो अच्छी डील थी. फिर सऊदी अरब अगर न्यूक्लियर हथियार वाला देश बन जाता है तो भारत के लिए फ़ायदा है, नुकसान है, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता? सो इट्स द इशू इज नॉट सऊदी अरेबिया बिकमिंग न्यूक्लियर. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ व्हाट वी कॉल लेटेंट न्यूक्लियर पावर्स. ओके, जापान है. नाउ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द जापानीज प्राइम मिनिस्टर सेड आई कैन नॉट ओवरलुक
बिल्कुल. वर्ल्ड गोइंग, यू नो, द न्यूक्लियर डायनामिक्स एट प्ले. उसके वर्ड मेरे को याद नहीं लिखे हुए हैं, पर मेरे को याद नहीं है. परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जापान हैज स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी. साउथ कोरिया कहता है कि आपने मेरे को 1972 में रीप्रोसेसिंग नहीं करने दी, ठीक है, तो मैंने अपनी करने ली, आप मेरे ऊपर गुस्सा होने लगे. अभी आप सऊदी अरेबिया को कर रहे हो, परंतु मेरे पास तो डायरेक्ट थ्रेट है, मेरे तो सामने है नॉर्थ कोरिया बैठा हुआ है और साथ में चीन बैठा हुआ है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज द लेटेंट पावर्स आर नाउ सेइंग that we are not satisfied with what is called the extended deterrence. Now, extended deterrence के लिए satisfaction आज से 10 साल पहले मानी जाती थी. है क्यों है? क्योंकि सोचा जाता था कि नॉर्थ कोरिया के पास भी नहीं है और शायद चीन के पास भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्टिनेंटल यूएस को हिट कर सके. तो इसलिए जो है न्यूक्लियर वेपन्स वर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम. नाउ क्या हो रहा है, अभी गेम बदली हुई है. नॉर्थ कोरिया के पास भी लॉन्ग रेंज सिस्टम है, काम करे नाम करे भगवान जाने. तो सत्य ये है कि वो उन्होंने टेस्ट किए हैं और उनकी असेसमेंट के मुताबिक उनके पास कैपेबिलिटी है. बिल्कुल. चाइना के पास तो है ही है. अभी आपने जुलांग 3 देख लिया कैसे किया उसने, और उससे पहले भी. सो द पॉइंट which is important is this: extended deterrence, which basically means कि अगर जो है चीन इस्तेमाल करेगा न्यूक्लियर वेपन मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट, तो अमेरिका मेरी मदद के लिए आएगा और अमेरिका अपने न्यूक्लियर वेपन उधर उसके अगेंस्ट यूज़ करेगा. दैट इज द मेन. बड़े नुआंसेस हैं इसके, वो किताबें लिखी जा चुकी हैं इसके ऊपर, एक्सटेंडेड डिटरेंस के ऊपर. बट बॉटम लाइन ये है कि एक्सटेंडेड डिटरेंस इज दैट मेरे पास जैसे है कि सिक्योरिटी गार्ड है जो मेरी मदद करेगा जब मेरे को प्रॉब्लम होगी. परंतु कहानी ये है कि वो जैसे हम जितने पैसे हम सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं, अपनी जान थोड़ा जोखिम में डालेगा. तो चोरी हो रही होने से सारे भाग जाएगा. हाँ, तो कोई गारंटी है नहीं भाई. कोई गारंटी नहीं. पर एक्सटेंडेड डिटरेंस की वैल्यू डाउन हो गई है. नाउ दे आर सेइंग दैट वी आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट. सो नाउ दे आर मूविंग इनटू अ न्यू कॉन्सेप्ट. इट्स कॉल्ड जॉइंट कंट्रोल. जॉइंट कंट्रोल ये है कि अगर न्यूक्लियर वेपन मेरे, आप ओकिनावा जो अमेरिकन बेस है या अमेरिकन 7th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे अपना शिप रखते हो, उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन है. जापान विल ऑल्सो हैव अ कंट्रोल ओवर दैट न्यूक्लियर वेपन. सो वील हैव अ जॉइंट कंट्रोल विच इज अनएक्सेप्टेबल टू द अमेरिकन्स. सो नाउ दे आर सेइंग इज दैट इफ वी डू नॉट हैव दिस थिंग, देन व्हाट इज दिस एक्सटेंडेड डिटरेंस. सही बात है. अच्छा, और आज दिन में एक खबर आई है कि चाइनीज आर वेरी वरिड. चीन साउथ कोरिया से नहीं डरता और जापानीज से डरता है. जापान हैज द कैपेबिलिटी, उसके पास 300 लोग, कितना 1500 2-3 हज़ार स्पेंट फ्यूल है जिसको ही कैन रिकन्वर्टेड इनटू वेपन ग्रेड प्लूटोनियम एंड क्रिएट एनी नंबर ऑफ वेपन्स. 6 महीने में से कम में अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और उसके पास पूरी तैयारी है डिलीवरेबल्स की. नाउ दिस, आज की इक्वेशन क्या है इंडो पैसिफिक के अंदर? इंडो पैसिफिक के अंदर 4 डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर्स हैं. नॉर्थ कोरिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. अगर जापान भी आ जाता है तो इक्वेशन बदली हो जाती है. और एक आउटसाइड पावर है वो अमेरिका, उसके बम है वो. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज अ डायनामिक इन एशिया, particularly against Chinese, which is going to be very hostile to the Chinese. There were a large number of players. Now, and this issue becomes a very countervailing to the Chinese interests. Okay? And the Americans are concerned. American concern is not the Chinese. We are happy that way. But their concern is that
strong, independent Japan operating on its own is something which is anti-ethical to the Americans. Americans cannot accept a strong, independent nuclear Japan. So this is where the whole problem lies. क्योंकि उन्हें 125 साल पुराना जापान याद है अभी। हाँ, नो जी नहीं, आप कभी ध्यान देगा कि हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब क्यों फेंका था? अमेरिकन्स न्यू दे विल डाई लाइक बीज if they attack the continental, the whatever part of the island Japan, they would not. Japanese would have killed them. You see how the British surrendered with Japan in Singapore. So history देखिए ना, तो इनके they are so they do not want Japanese to become a major power. कि बोतल में बंद जिन है उनके लिए जापान, कि वो बंद बड़ी मुश्किल में किया था, खुल गया तो मुश्किल हो जाएगी। चीन के लिए भी और जो अमेरिकनों के लिए भी। So they are and Japanese are revisiting their entire national security strategy. They were supposed to review it in 1929, 28. They are now upgraded to 27. अगले साल कर रहे हैं national security strategy नहीं लेके आ रहे हैं, and in which some role of nuclear weapons may come about, may not as a bomb, but as terms of other capability. So this is what so this is a larger issue of it's not only these guys getting nuclear weapons. तो कल अगर सऊदी अरेबिया के पास भी है तो इजिप्ट भी कहेगा मैं ले रहा है, टर्की भी कहेगा मैं लेना है, तो where do you stop? So what happens to the non-proliferation agenda of the world? So what we are looking at, that's what I said, we are into a third nuclear age where there is a large-scale proliferation taking place purely because the states are fed up with the kind of threat which is being posed to them by strong players and as a good, strong deterrence for their own security. सही बात है, जिसके पास है भाई उस पर हमला नहीं होता। जब ये धारणा बन गई तो फिर सबको चाहिए। सर मेरे आखिरी 2-3 सवाल, और ख़ासकर आपका काम क्योंकि साउथ एशिया रीजन पर है तो मैंने सोचा पूछूं। कुछ बातें बहुत मोटी मोटी पता है हम लोगों को, जैसे कभी कोई कंपैरिजन कर देता है कि भारत के पास इतने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, पाकिस्तान के पास इतने हैं, पाकिस्तान के पास ज़्यादा दिखते हैं, कई बार हमारे पास कम दिखते हैं। तो ये अभी दिवाली के पटाखे तो है नहीं ज़ाहिर है, और इनकी जो ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ हैं वो आपको पता होंगी। सही बात क्या है, किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा घातक हैं, किसके कम घातक हैं? कभी कुछ सही में कोई आइडिया है कुछ? देखिए ऐसे है कि हमने पूरी दोपहर ये बात करी है कि बॉम्ब जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल। ओके, चाहे उसके पास 160 है या हमारे पास 190 है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है? बनाते रहो, उसको इस्तेमाल तो करना नहीं है। अब करना है तो किस हालात में करना है। पर आपको उनकी मैं मोटे तौर पे उनकी थ्योरी समझा सकता हूँ कि उनकी पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग क्या है जी। उसकी फैक्टरी जैसे म्यूचुअली उनकी है फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस का उनका मतलब ये है कि 0 to 2750। 0 मतलब कि मैं न्यूक्लियर माइंस भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं मीडियम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जैसे शाहीन 3 है, उसकी 2750 किलोमीटर रेंज है, वो भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक तो उसने कैपेबिलिटी बना ली है कि वो 0 to 2750 तक आया और उसको आगे ले जा रहा है, 2,500-3,000 बना लेगा, 3,500 बना लेगा, जो भी उसकी रेंज है। परंतु अभी उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी उससे जाने की, क्योंकि ये 2750 इजराइल को भी कवर करती है इंसिडेंटली। दूसरी उसकी बात ये है, वो अपग्रेडेशन कर रहा है। वो जैसे हम मर्व सिस्टम बना रहे हैं, मनूवर री एंट्री व्हीकल बना रहे हैं, वो सब वो कर रहा है। तीसरी बात ये है कि वो चीन उसकी मदद कर रहा है। आफ्टर ऑल क्या होता है, वेपन सिस्टम को हम मिसाइल फायर कर देते हैं, उसकी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, टर्मिनल फेज गाइडेंस होती है। टर्मिनल फेज गाइडेंस के अंदर जो है बाइडू सिस्टम जो है उनको जो चीन ने दिया हुआ है वो बड़ा मायने रखता है, और चाइनीज सपोर्ट के साथ जो है उसकी इंफॉर्मेशन, सर्विलेंस एंड रिकॉर्डेंस, ये तीनों भी काफ़ी अपग्रेडेड हो चुकी हैं। बेटर नहीं, अपग्रेड हो चुकी हैं। सो इसलिए जो है हम कहते हैं पाकिस्तान के पास एक क्रेडिबल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है,
कितनी इस्तेमाल कर सकता है, कितनी हमारे साथ कर सकता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक बार ये इस्तेमाल करेगा तो देयर विल बी नो पाकिस्तान लेफ्ट, देयर विल बी रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंडिया लेफ्ट इवन आफ्टर पाकिस्तान डिस्ट्रॉयज अस। सो इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। सो हम न्यूक्लियर वेपन्स को ऐसे नहीं देख सकते, हम उनकी जो है उनकी सोच के बारे में करते रहते हैं। पर हमें उनकी सोच के बारे में पूरा पता क्या उनकी सोच के बारे में। ठीक है, मैं उनके एसपीडी तक लोगों को अंदर से भी जानता हूँ, बाहर से भी जानता हूँ, तो पूरा मेरे को उनके बारे में पता है डिटेल में उनकी सोच क्या है। उनकी सोच बेसिकली ये है कि वो वेपन्स को शो ऑफ करते हैं, कैपेबिलिटी दिखाना चाहते हैं, शैलो थ्रेशोल्ड दिखाना चाहते हैं, परंतु अंदरूनी तरीके से उनके जो लीडरशिप है वो क्लियर है कि न्यूक्लियर लड़ाई नहीं लड़ना चाहते इंडिया के साथ। सिंदूर के दौरान आप बिल्कुल आश्वस्त थे कि ये परमाणु बम की तरफ नहीं जाएगा? नहीं। अब अभी देखिए सर, ऐसे है कि मैं वो जो आपको किताब सीजन बताए हैं ना, उससे देखिएगा आप कि जब हमारी जो बात हो रही है ना, 70% or 80% is being picked up by those guys. How is it being picked up? We're talking about nuclear issues. Somewhere down the line, some system is picking up nuclear. Then you start picking up nuclear, क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, मेरा ये भी खुला है, हमारे फोन चालू है. So all these issues are available to them, everybody. Okay, so और दूसरी एक चीज़ और है जिसके ऊपर मैंने अभी लेटेस्ट अपना आर्टिकल लिखा है, हम उसको बोलते हैं डिजिटल परसेप्शन मैनेजमेंट। आप न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं, आप इंफॉर्मेशन को लेके अपना जो है परसेप्शन शेप करते हैं, परंतु मॉडर्न युद्ध के अंदर इंफॉर्मेशन, कॉग्निटिव वॉरफेयर, साइबर, ये आपका जो है स्पेस एंड cyber information, space and cognitive warfare, all these things are integrated together to create a perception. And now in the new war structures, we have to sit down and create a plan, digital threat plan against the enemy. How do I sell this whole thing? Now आप देखिए ईरान ने क्या किया है। ईरान हैज़ बीन मास्टरफुल इन सेलिंग द थ्रेट। क्या किया उन्होंने? बहरीन के ऊपर 2 बम ठोक दिए, बहरीन वालों की बैंड बज गया। उन्होंने कुवैत के ऊपर कर दिया। क्या किया? परसेप्शन क्या है? Iran can take out the American facilities. What happened? Not a single American plane flew from the Gulf. It had to fly out of it. The only place it flew from was Jordan. That's the only place. अभी उन्होंने जॉर्डन को भी रगड़ दिया। So अभी आप देखिएगा, this whole issue is got nothing to do with attacking. Kinetic attack is the end result. The end result is perception. Perception क्या है? लीडरशिप को बता रहे हैं कि अगर आप अपना इनको सपोर्ट करोगे तो आपके ऊपर अटैक होगा, हम मारेंगे तुम्हें। Whereas Americans failed. Americans have not been able to convince the mullahs or the IRGC that they are being threatened. Yes. And that's why they continue to play this game against the Americans. So there is what we call a digital threat perception is equivalent to kinetic warfare. So you have to fight the digital threat as well as the kinetic threat simultaneously to be able to succeed. और सर, भारत की पॉलिसी अगर पूछूं, भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वो क्या है? पाकिस्तान के बारे में हमने थोड़ा आइडिया दिया। भारत हमारी डॉक्ट्रिन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैसिव रिटेलिएशन, क्रेडिबल डिटरेंस। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी कोई चंद साल तक हमारा जो पूरा ध्यान दारोमदार था पाकिस्तान के ऊपर था। अभी हमने अपना सर्कल वाइड कर लिया इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। अभी कैपेबिलिटी हम सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कर रहे हैं, उसके अंदर K4 चले गए, K6 तक जाएंगे, 3500 किलोमीटर रेंज। जब आप K4 की बात करते हो तो अगर आप मान लीजिएगा हमारी जो
न्यूक्लियर सबमरीन है वो अंडमान निकोबार में बैठी हुई है, तो वी कैन हिट द ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना बाय सी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 5 तो जा रही है। साथ में हमने क्या किया है, बिकॉज दुनिया के अंदर ऐसे हो रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम बड़े इन्हांस हो रहे हैं, एंटी सैटेलाइट सिस्टम्स ASBM बड़ी स्ट्रांग हुई जा रही है, तो इसके लिए हमने मर्व सिस्टम बना रहे हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल, 4-6 बॉम्बलेट, एक बॉम्ब से निकलते 6 बॉम्बलेट निकलते हैं इंडिपेंडेंटली टारगेटेड। ओके नाउ ये चीज़ें अपने आप नहीं होती हैं, दे वर्क इन अ सिस्टम ऑफ स्पेस बेस्ड इंटेलिजेंस। दूसरा गाइडेंस हैज़ टू बी स्पेस बेस्ड बाय एंड लार्ज, सो वी आर अपग्रेडिंग आवर कैपेबिलिटीज। अच्छा, सैडली क्या था कि ड्यूरिंग सिंदूर हमारा जो नेविक सिस्टम है, हमारा इंडिया का नेविक सिस्टम, इंडिया का GPS सिस्टम है, उसके अंदर 11 सैटेलाइट्स हैं, वो कमज़ोर पड़ गया। कमज़ोर क्यों पड़ गया? उसके अंदर एटॉमिक क्लॉक होती है, एक वर्ड है PNT, पोजीशन, नेविगेशन, टारगेट। आप मिसाइल की पोजीशन क्या है, कहाँ से नेविगेट कर रही है और कैसे टारगेट कर रही है, PNT। नाउ PNT का जो फंक्शन है, जो आपको, जब आप कह रहे हो मैं GPS से मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, वो PNT करती है, पोजीशन, नेविगेशन, टारगेट करके वो मेरे को बताती है कि आपका रास्ता ये है। वो हमारी एटॉमिक क्लॉक से मिलता है, वो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक ख़राब हो गई है। तो अभी हमारा जो लेटेस्ट प्रोग्राम है उसके अंदर हम 50 सैटेलाइट्स 2029 तक भेज रहे हैं, जो ये सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगी। हम लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में सब भेज रहे हैं, सो दैट वी आर केपेबल ऑफ इंश्योरिंग दैट बोथ आर सर्वेलेंस and reconnaissance as well as targeting capabilities are restored. So we were weak, but we have to overcome this. Vis-a-vis Chinese, we are nowhere, but we are improving. We are improving, but हर एक चीज़ के अंदर काफ़ी टेक्निकल चीज़ होती है। इसकी जो मैंने साइबर की बात करी आपको, नाउ आई कैन डू अ साइबर अटैक ऑन अ सैटेलाइट ऑल्सो. So I can attack a KU band or a C band or whatever it is. हमारी जो सैटेलाइट्स हैं by and large are much more protected against Chinese attacks than the Chinese satellites are. And then we have also got ASAT weapon systems. We are also developing. So this is a game which carries on. कंट्री खेलती रहती है. आप समझते हैं कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, अच्छी जगह ही जा रहे हैं, आप फिक्र मत करिए. आपकी भी जैसे कम्युनिकेशन बढ़ती है आपको भी रीच बढ़ती है. तो इस करके इट्स अ गेम दैट इज़ प्लेड. इट्स अ गेम विच इज़ साइलेंट गेम, बट फॉर विच द कंट्री हैज़ टू थिंक. सो दैट्स व्हाई आई गो बैक टू माई प्रेजेंट डिजिटल परसेप्शन मैनेजमेंट. इट्स इज ऑल डिजिटल गेम. दिस गेम इज़ नॉट प्लेड बाई यू. आप बैठे हुए इसी कमरे में बैठ के आप खेल सकते हो उस गेम को ग्लोबली. सही. अभी आपने देखा वो यूक्रेन में क्या किया वो बच्चों ने. अभी कैसे वो पूरा उन्होंने क्रीड को बंद कर दिया. सो दिस इज हाउ द गेम इज बीइंग प्लेड. बहुत बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सर. और मन तो था आपसे कि और लंबी चौड़ी बात करूं, लेकिन पॉडकास्ट की सीमा है और मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी बात है जो आप लोग जानते होते हैं पर कह नहीं सकते. हालांकि मेरा तो मन है कि आप कहते हैं लेकिन नहीं कह सकते. तो अगर आप कोई किताब बताना चाहें और भी वेब सीरीज जैसे आपने बताई, उसके अलावा वो भी बताना चाहें कि भाई ये आपको देखना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है इन विषयों में, तो मैं चाहूँगा आप रिकमेंड करें. मैं आपको अपने 5-6 लेटेस्ट आर्टिकल भेज दूंगा. वो तो हम लगा ही देंगे. वो आपको बता देंगे कि इस चीज़ में क्या हो रहा है. जैसे हमने अभी लिखा था एक आर्टिकल ऑन एल्गोरिथमिक वॉरफेयर, देन क्वांटम के ऊपर हमने लिखा है. हमने जो भी हम लिखते हैं, हम सरकार के लिए कहते हैं कि आपको ये पाथ लेना चाहिए, 1 पाथ, 2 पाथ, 3 पाथ, 4 पाथ. हाँ, वो हमारे पास बात भी करते हैं परंतु बाद में बिजी हो जाते हैं. तो जो भी करना है हमारा काम, हमने ये डिसाइड कर रखा है कि भी हम सिर्फ बता सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हम कुछ कर सकते. हम लिख सकते हैं, आपको बता सकते हैं. सो एरिया विच यू मस्ट स्टडी नाउ इज़ क्वांटम.
क्वांटम में 3 है, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग. And it's going to be so fast, so good that it's mind-boggling. And we have to quickly shift our entire nuclear command structure from our current optical fiber cable to quantum communication, Okay. so that it cannot be penetrated. Because please remember one thing: today's world, anything which is in the sky, anything which is in the ether can be picked up. Anything. So, खतरनाक. okay. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you, sir. Thank you very much for having me. It's been my pleasure. सर I hope I'm of some use. नहीं नहीं बिल्कुल. और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी इतने धैर्य से देखने सुनने के लिए. हम बात कर रहे थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर अरुण सहगल से, और बहुत सारी बातें और भी करने के लिए थी, लेकिन कभी और कष्ट देंगे, कोई नया एपिसोड होगा उस पर उनसे बात करेंगे. फिलहाल तो आपने जाना कि सऊदी अरब के साथ जो अमेरिका की डील हुई है उसकी भूमिका क्या है और क्या हो सकता है क्या नहीं. इसके अलावा थोड़ा बहुत कोशिश की हमने भारत पाकिस्तान न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स के बारे में और प्रोग्राम्स के बारे में जानने की. बाकी सर के पास ज्ञान बहुत है, तो मेरी कोशिश रहेगी फिर से बुलाया जाए और फिर कुछ और बात की जाए. बहुत सारी बातें जो रह गई आज. कमेंट बॉक्स खुला है, आपके मन में कुछ आ रहा हो तो आप लिख सकते हैं.